हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसेन के नए सीज़न 3 के एपिसोड 2 को। चलिए देखते हैं आगे के एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में अब तक हमने देखा कि यूटा यूजी को अपनी टूटी हुई कटाना से मार देता है और ये यूजी के अंदर सुकुना को भी फील हो जाता है। खैर, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चोजो और नाओया की फाइट हो रही है, जहाँ नाओया चोजो को बुरी तरह मारता है और चोजो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता है। नाओया की स्पीड इतनी तेज़ है कि चोजो उसकी टेक्निक को भी समझ नहीं पाता है। वो सोचता है कि इसकी स्पीड इतनी तेज़ है कि इसके सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और मेरा ब्लड मैनिपुलेशन भी काम नहीं कर रहा है। खैर, नाओया की मार खाने के बाद भी चोजो वापस खड़ा हो जाता है और नाओया बोलता है कि तुम जिद्दी हो, सच बताओ कौन हो तुम। और चोजो बोलता है कि 9 सिबलिंग का बड़ा भाई। और चोजो यहाँ फ्लोइंग रेड नाम की एक टेक्निक का यूज़ करता है जिससे उसकी आइज़ का फोकस बढ़ जाता है। खैर, नाओया बोलता है कि ये वो जवाब नहीं है जो कि मैं जानना चाहता हूँ और इसके बाद ही नाओया चोजो पर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर इस बार चोजो उसकी स्पीड को मैच कर लेता है और उसके अटैक को रोकने ही वाला होता है, पर नाओया उसके पेट में ही चाकू मार देता है और नाओया को भी पता चल जाता है कि चोजो ने उसकी स्पीड कैसे मैच की। फिर नाओया कहता है कि मैं इस वेपन का यूज़ नहीं करता, पर तुम जिद्दी हो इसलिए मुझे इसका यूज़ करना पड़ा। यहाँ नाओया वापस कहता है कि तुम ब्लड मैनिपुलेशन यूज़ करते हो तो तुम अपना ब्लड फ्लो रोक सकते हो और ये तुम्हारे लिए आसान होगा। चलो देखते हैं तुम मेरे सामने कब तक टिक सकते हो अपनी ऐसी ब्लीडिंग के साथ। चोजो बोलता है तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। नाओया कहता है इसे सीक्रेट ही रखना। असल में मुझे ये बात मजाकिया लगती है कि कोई सॉर्सरर वेपन लेकर घूम रहा है सिर्फ इस वजह से कि वो जीत नहीं सकता। मेरे बड़े भाई भी डरपोक हैं और वो भी वेपन को साथ लेकर घूमते हैं और वो सोचते हैं कि उनके पास तोजी का मजाक उड़ाने का हक है। यहाँ चोजो बोलता है कि तुम अपने बड़े भाइयों से नफरत करते हो, सही कहा ना। यहाँ नाया कहता है कि हाँ मैं करता हूँ, जो बड़ा भाई छोटे भाई से कमज़ोर हो उसका मर जाना ही अच्छा है। चोजो कहता है तुम अभी जो हो शायद वो अपने बड़े भाइयों के कारण ही हो। अगर कोई बड़ा भाई गलत रास्ते पर है तो वो अपने छोटे भाई को उस रास्ते पर आने से रोकता है, और अगर कोई बड़ा भाई अच्छे रास्ते पर है तो वो अपने छोटे भाई को उसी रास्ते पर लाना चाहता है और अपने जैसा बनाना चाहता है। यहाँ नाओया देखता है कि चोजो का ब्लड रुका नहीं बल्कि बहुत फैल चुका है। खैर, चोजो कहता है तुमने मेरे से पूछा था कि मैं इतना जिद्दी क्यों हूँ। चलो मैं बताता हूँ। मैं गलती करता हूँ, एक बार नहीं काफ़ी बार, मगर फिर भी मैं अपने भाइयों के सामने खड़ा रहता हूँ, इसलिए मैं इतना जिद्दी हूँ। इसके बाद ही चोजो अटैक करता है और उसका ब्लड चारों तरफ तेज़ी से बहने लगता है। नाओया उसके ब्लड से बचकर भागते हुए सोचता है कि ये इतना ब्लड निकलने के बाद भी जिंदा कैसे है। और यहाँ हमें बताया जाता है कि डेड पेंटिंग ह्यूमन और कर्स का मिक्सचर होते हैं, तो ब्लड लॉस होने के बाद भी नहीं मर सकते जब तक उनकी कर्स एनर्जी पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाती। यहाँ हम देखते हैं कि नाओया को उसके पैर भारी फील हो रहे होते हैं। वो देखता है कि उसके पैर ब्लड में जम चुके हैं। ये चोजो की ही कर्स टेक्निक है जिससे वो ब्लड को ग्लू की जैसे चिपचिपा बना सकता है। और यहाँ हम देखते हैं कि चोजो कहता है कि तुम्हें पता चल गया, और नाओया पर अपना फाइनल शॉट मारने वाला होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि नाओया की कर्स टेक्निक भी उसके फादर के जैसे 24 फ्रेम पर सेकंड वाली है, जिसकी मदद से वो बिना हिले भी मूव कर सकता है। इसी से के साथ नाओया चोजो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ हमें बताया जाता है कि चोजो ने अपनी इस टेक्निक को 150 साल एक्सपीरियंस से डेवलप की है और ये उसकी खुद की टेक्निक है। इस टेक्निक से वो हर तरफ से अटैक कर सकता है। खैर, यहाँ हम देखते हैं कि चोजो पर अटैक नाओया को लग चुका होता है और चोजो आगे आता है और नाओया पर अपना फाइनल अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। हम देखते हैं कि उसके पीछे से यूटा यूजी की बॉडी के साथ आता है और उसे एक मुक्के में बेहोश कर देता है। नाओया को यहाँ वोमिटिंग होने लगती है, जिसका कारण ये है कि चोजो एक इंसान नहीं है, इसलिए उसका ब्लड पॉइजन की तरह भी वर्क करता है। यहाँ यूटा बोलता है कि मैं तुम्हें हील कर दूंगा मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक से, क्योंकि ये दूसरों को भी हील कर सकती है। उसके बदले में तुम हायर अप्स को बता देना कि मैंने यूजी इतादोरी को मार दिया है। फिर हम देखते हैं यूजी का विजन, जहाँ हमें जिन इतादोरी दिखाया जाता है जो कि यूजी का पापा है, और वो यूजी के ग्रैंडफादर से बात कर रहे होते हैं, जहाँ उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए फ्री हो, बस उस औरत से बचकर रहना नहीं तो तुम मारे जाओगे। यहाँ जिन कहता है कि ये सब बातें यूजी के सामने मत बोलिए, बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें याद रह जाती हैं। और फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम्हें एक बच्चा चाहिए था, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम वो काओरी के साथ नहीं कर सकते थे क्योंकि काओरी मर चुकी है। और तभी उसके पीछे से हमें एक औरत आती हुई दिखती है जो कहती है आप ये क्या बात कर रहे हैं ससुर जी, जो कि असल में यूजी की माँ काओरी है। खैर, इसके बाद ही यूजी की आंखें खुलती हैं और उसके पास में ही बैठा होता है यूटा, जो कि कहता है कि थैंक गॉड तुम जिंदा हो, और बताता है कि सितंबर के आसपास गोजो सेंसेई मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने मुझसे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा था।
इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय नाटक करने के। यहाँ हम देखते हैं कि गोजो यूटा से कहता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर को देखना और उनका ध्यान रखना, हकारी तो खुद का ध्यान रख सकता है। यूटा कहता है कि आपको कुछ नहीं हो सकता, आप तो गोजो सेंसेई हो और आपके साथ कुछ हो ऐसा मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। गोजो कहता है, स्पेशली यूजी इतादोरी का ध्यान रखना, उसे भी तुम्हारी तरह ही सीक्रेट एग्जीक्यूशन के ऑर्डर्स मिले हुए हैं। खैर प्रेजेंट में अभी यूटा बताता है कि इसीलिए उसे ये नाटक करना पड़ा, क्योंकि अगर वो यूजी को मारने नहीं आता तो हायर अप्स उसकी जगह किसी और को भेज देते। आखिरकार वो भी इडियट्स नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे चुना तुम्हारे एग्जीक्यूशन के लिए। इसीलिए इतादोरी कुन, मुझे तुम्हें दूसरी बार मारना पड़ा, मैं उसके लिए सॉरी हूँ। यहाँ यूजी पूछता है कि फिर मैं जिंदा कैसे हूँ, तो यूटा बताता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से मैंने तुम्हें हील कर दिया था। मैंने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को तभी यूज़ कर दिया था जब तुम्हारा दिल वर्क करना बंद हो गया था। यहाँ कुछ लोग जानते हैं कि मैं ये टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ, तो ऐसे यूज ही तुमने अपनी डेथ को सेकंड टाइम फेक कर दिया है, मगर जल्दी उन्हें इसके बारे में भी पता चल जाएगा। यूजी पूछता है, तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया? तो यूटा बताता है कि जिन लोगों की मैं फिक्र करता हूँ वो तुम्हारी फिक्र करते हैं, इसीलिए ऐसा किया। वो बताता है कि एक टाइम पर मैं भी बहुत पावरफुल हुआ करता था, मेरे पास भी मेरे सोच से ज़्यादा पावर थी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास जो पावर है वो तुम्हारी अपनी पावर नहीं है। खैर यहाँ हम देखते हैं कि फुशिगुरो आता है और यूजी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और बोलता है कि हम जुजुत्सु आई वापस जा रहे हैं और तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। इस टाइम जुजुत्सु आई के आसपास के बैरियर कमजोर हैं, तो तुम्हें कोई नोटिस नहीं कर पाएगा जब तक वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखते हैं। यूजी यहाँ कहता है कि ऐसे बिहेव मत करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सब ठीक हो। मैंने लोगों को मारा है और मेरे कारण ही लोगों की जाने गई हैं। फुशिगुरो कहता है, तुम खुद से हार नहीं मान सकते, हम कोई हीरोज नहीं है, हम जुजुत्सु सॉर्सरर हैं। यहाँ कोई नहीं है जो हमें जज कर सकता है, इसलिए हमें प्रूव करते रहना होगा कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास अब खुद के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं है, तो चलो मेरे साथ सबकी हेल्प करने के लिए। फुशिगुरो बताता है कि नोरितो कामो ने एक गेम सेटअप किया है जिससे जोकर्स एनर्जी यूज कर सकते हैं, वो उस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इस गेम का नाम है द कलिंग गेम। सुकुमी भी इस गेम की पार्टिसिपेंट बन चुकी है। प्लीज इतादोरी, मुझे तुम्हारे पावर की नीड है, मुझे तुम्हारे हेल्प चाहिए। खैर यहाँ हमें कुछ रूल्स बताए जाते हैं, जिसमें यह रूल होता है कि जो भी कर्ज एनर्जी यूज़ कर सकता है उसे अपनी पसंद से 90 डेज के अंदर एक कॉलोनी चूज़ करके उसमें एंटर करना होगा। दूसरा रूल ये होता है कि जो प्लेयर फर्स्ट रूल को तोड़ेगा उसकी सारी कर्ज टेक्निक उसी वक्त छीन ली जाएगी। इसमें ऐसे ही कुछ रूल्स बताए गए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। खैर यहाँ यूजी यूटा को बताता है कि सुकुना फुशिगुरो को लेकर कोई प्लानिंग कर रहा है। वो ये भी बताता है कि शिबुया में उसे 10 फिंगर्स एक साथ खिला दी गई थी, जिसके कारण सुकुना उसके शरीर पर टेक ओवर कर लिया था, और वो यूटा को बोलता है कि सेंपाई अगर कभी सुकुना दोबारा मेरे ऊपर टेक ओवर करता है तो आप मुझे उसी समय मार दीजिएगा। जिस पर एग्री करते हुए यूटा बोलता है कि ठीक है। उसके बाद यूजी फुशिगुरो से पूछता है कि अब हमें क्या करना होगा, तो फुशिगुरो बताता है कि हमें सबसे पहले तो जुजुत्सु आई वापस जाना होगा और तेंजन सामा से मिलकर उनसे पता करना होगा कि गोजो सेंपाई को वापस कैसे लाया जाए। नोरितो कामो का प्लान क्या है और वो आगे क्या क्या कर सकता है। जो कलिंग गेम शुरू किया गया है वो एक अनप्रिडिक्टेबल टेररिज्म है, और हमें उसे रोकने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों सवालों के जवाब चाहिए होंगे, जो कि सिर्फ तेंजन सामा ही दे सकते हैं। फिर यूजी फुशिगुरो से पूछता है कि मित्सुकी का क्या हुआ, क्या उनको इनके बारे में पता है। तो फुशिगुरो बताता है कि ये सब उन्हीं का प्लान है और वो पहले से ही जुजुत्सु आई में छिपी हुई है, शायद वो हायर अप से डील नहीं करना चाहती इसीलिए। यहाँ यूटा उन्हें बताता है कि टेंगन सामा से मिलने से पहले उन्हें एक बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना होगा। जहाँ पे टेंगन सामा रहते हैं टूम्ब ऑफ स्टार में, वहाँ पे हजारों डोर्स एक साथ सफल करते रहते हैं, जिनमें से एक डोर ही सिर्फ ऐसा है जो कि टेंगन सामा जहाँ रहते हैं टूम्ब ऑफ स्टार वहाँ पर ले जाता है। तो यूजी बोलता है इसका मतलब हम लोग उनसे नहीं मिल सकते हैं। उसके बाद यूजी फुशिगुरो से पूछता है कि नोबारा का क्या हुआ, जिस पर फुशिगुरो कुछ नहीं बोलता है और यूजी समझ जाता है कि नोबारा अब इस दुनिया में नहीं रही। भी यहाँ चूजो आता है और वो बोलता है कि हम तेंजन के बैरियर के बारे में एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यूजी पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है चूजो। तो चूजो बताता है कि अगर तुम्हें याद हो तो माहितो ने सुकुना की फिंगर्स और डेथ पेंटिंग को हायर अप्स के वहाँ से कैसे चोरी किया था, हम भी सेम वही चीज करने वाले हैं। खैर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माकी को, जो कि जोगो से हुई फाइट के बाद किसी तरह बच जाती है। हेवनली रिस्ट्रिक्टेड होने के कारण उसके शरीर की फिजिकल एबिलिटी और स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे वो बच जाती है, मगर उसके शरीर के स्कार नहीं जाते हैं। और वो मेगुमी से पूछती है कि टेंगन सामा के बैरियर का क्या हुआ। तभी चोजो वहाँ पे आता है और वो बताता है कि इसके बारे में मैं बताऊँगा। तो चोजो बताता है कि टूम ऑफ द स्टार के अंदर उसके 6 भाइयों को रखा गया है, तो वो अपने खर्च एनर्जी का यूज करके उनके बारे में पता कर सकता है और उसी की हेल्प से वो लोग अंदर जा सकते हैं। ये प्लान सुनकर यूकी काफी ज्यादा खुश होती है और वो ये पूछती है कि ये है कौन। तो यूजी बताता है कि अभी के लिए ये मेरा भाई है, और यहाँ पे चोजो काफी ज्यादा खुश हो जाता है।
चोजो की मदद से ये लोग टॉम्ब ऑफ द स्टार के असली वाले गेट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे चोजो थोड़ा अलग हो जाता है अपने भाइयों को ढूंढने के लिए और वो यूजी से बोलता है कि थोड़ी देर मेरा वेट करना। उसके बाद ये लोग जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर थोड़ा ब्लड गिरा होता है, तो यहाँ पे यूजी पूछता है कि ब्लड किसका है। तो यूकी बताती है ये ब्लड 12 साल पहले का है। तो यूजी पूछता है यहाँ पर कुछ हुआ था क्या, तो यूकी बताती है अगर देखा जाए तो सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं तेंगन सामा से मिलने के लिए। उसके बाद जहाँ ये पहुँचते हैं वहाँ सिर्फ एक खालीपन होता है, बाकी कुछ भी नहीं। यूकी बताती है तेंगन जब तक किसी से मिलना ना चाहे तो कोई उसे नहीं देख सकता है, वो हम सबको रिजेक्ट कर रहा है या फिर शायद मुझे रिजेक्ट कर रहा है। उसके बाद यूटा बोलता है कि चलो वापस चला जाए। उसके बाद ये सभी वापस जाने लगते हैं, तभी पीछे से तेंगन सामा की आवाज़ आती है कि तुम लोग जा रहे हो। जेनिन क्लैन की लड़की, डेथ पेंटिंग वो और सुगुना के वेसल, तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद से ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। खैर तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है और आप लोगों को अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट जल्दी से जल्दी ले आऊँ तो कमेंट में यह ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।